हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज। एक्चुअली ये जो टॉपिक है वो तीन सब टॉपिक्स को कवर करता है। सबसे पहले है मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड, जिसके बारे में हमारी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। दूसरा सब टॉपिक इसके अंडर में आता है एरोबिक अनएरोबिक एनर्जी सिस्टम्स, रेस्ट और एक्सरसाइज में कौन सा सिस्टम इनमें से यूज होता है। और तीसरा सब टॉपिक है एनर्जी कॉस्ट ऑफ एक्सरसाइज, या ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो एनर्जी हम यूज करते हैं उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड से कैसे पता चलेगा, या कितनी एनर्जी हमने यूज की। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरोबिक अनएरोबिक energy system during rest and exercise. Three main sources of energy, carbohydrates, fats and proteins, get broken down into smaller particles to generate energy, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इस स्लाइड में जस्ट इट इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन यू कैन से। किसी ने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो ये स्लाइड समझने से भी उसको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। ATP is produced by these three systems. Formation of ATP according to these three energy or metabolic pathways are as follows. यानी कि चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो, फैट का हो, प्रोटीन का हो, इन तीनों सिस्टम से एनर्जी कैसे मिलती है यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले है ATP यानी PC सिस्टम जिसको बोलते हैं, और इसको हम फॉस्फेजन सिस्टम भी बोलते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ फॉस्फोक्रिएटिन। सेकंड है ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, इसके थ्रू डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन कैसे होता है। थर्ड है ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, और यू कैन से क्रैब साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब यहाँ पर नीचे मैंने एक डायग्राम के थ्रू समझा रखा है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है इट विल ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज यानी सिंपलर फॉर्म। सेम वे प्रोटीन से एमिनो एसिड्स बनेंगे, यानी ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म एमिनो एसिड्स, एंड फैट्स विल ब्रेक डाउन इट्स सिंपलर फॉर्म दैट इज फैटी एसिड्स। ब्रेक डाउन अपनी अपनी फॉर्म में सिंपलर फॉर्म में होगा, और उनके बाद वो क्या बनेगा, उसका स्मॉल कार्बन चेन्स, फिर उससे क्रैब साइकिल, एंड क्रैब साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये एक कॉमन सा सिस्टम है। चलिए आगे बात करते हैं। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट कैन प्रोड्यूस 20 टाइम्स मोर एनर्जी, और यू कैन से ATP पर ग्राम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी एरोबिक सिस्टम की अगर बात करें तो 20 टाइम्स ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी देन लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अनएरोबिक सिस्टम की बजाय एरोबिक सिस्टम में ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग इंटेंस वर्क, फॉर एग्जांपल स्प्रिंट्स। But all these energy systems can be adapted by training along with some limitations. अगर हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, वर्कलोड की बात करते हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है। Once use the stored carbohydrate glycogen, depletion is felt. If this is not replaced, then individual may hit. कहने का मतलब है अगर कंटिन्यू वर्कआउट करते हैं, या थोड़ा वर्कआउट करते हैं, या ज्यादा वर्कआउट करते हैं, बॉडी क्या है, स्टोर्ड जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन उसको यूज करती है। और अगर उसकी कमी महसूस होती है और उसके बाद भी अगर हम कंटिन्यू वर्कआउट करते हैं, देन और बॉडी में हिट यानी कि वी में कोलैप्स। कंटिन्यू सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग लॉन्गर वर्कआउट इज मस्ट। इसलिए कहते हैं कि अगर हम लॉन्ग आवर्स का वर्कआउट करते हैं या कोई लॉन्ग ड्यूरेशन की ट्रेनिंग करते हैं, उस समय कार्बोहाइड्रेट कंटिन्यू सप्लाई करना बहुत जरूरी है ताकि बॉडी को कंटिन्यू एनर्जी मिलती रहे। सो इजीली डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट इज एडवाइज्ड। देखिए, हमने बात की थी कि फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है, बट इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट। ठीक है, इसलिए हमें ऐसा सोर्स चाहिए जिससे बॉडी को कंटिन्यू एनर्जी भी मिल सके और वो इजीली डाइजेस्ट भी हो सके। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कोई ऐसी फॉर्म लाइक ग्लूकोज जिससे बॉडी को इजीली एनर्जी मिलती रहे। यहाँ पर मैंने शो भी किया है, देखिए ये एक्टिविटी ड्यूरेशन, एनर्जी सप्लाई किसके थ्रू होती है, एंड टाइप और यू कैन से क्लासिफिकेशन। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है, फॉर एग्जांपल 1 to 4 सेकंड है, तो
उसमें जो एनर्जी सप्लाई होगी दैट इज बाय एटीपी, जो ऑलरेडी मसल्स में ग्लाइकोजन प्रेजेंट रहता है कुछ सेकंड्स के लिए, उसको बॉडी यूज कर लेती है। उसके बाद अगर कंटिन्यू वर्कआउट करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स या कुछ ना कुछ कंटिन्यू एनर्जी का सोर्स चाहिए, और इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, अनएरोबिक। इन द सेम वे लेफ्ट साइड में, सेंटर में एंड राइट साइड में मैंने पूरा इनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अच्छे से। अगर 4 to 10 सेकेंड्स हम एक्टिविटी करेंगे तो उस समय एटीपी प्लस सीपी सिस्टम जो है एनर्जी का वो यूज किया जाएगा, और उस सिस्टम को हम एनारोबिक बोलेंगे। इन द सेम वे लास्ट पॉइंट का अगर डिस्कशन करें, 240 से 600 सेकेंड्स अगर हम एक्टिविटी करते हैं तो उस समय जो एनर्जी सप्लाई होगी वो होगी मसल ग्लाइकोजन प्लस फैटी एसिड्स के थ्रू, और उस सिस्टम को हम बोलेंगे एरोबिक। इस तरह से आप इस चार्ट को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज हम बात कर रहे थे अगर कंटिन्यू सप्लाई एनर्जी का नहीं होगा तो क्या होगा, अदरवाइज फोर्स टू रिड्यूस वर्क इंटेंसिटी, यानी कि जो हमारी वर्क इंटेंसिटी हम कर रहे हैं उसको हमें घटाना पड़ेगा, बिकॉज आवर बॉडी कांट सप्लाई ऑक्सीजन इमीडिएटली। एरोबिक मेटाबॉलिज्म, इसको हम ऑक्सीडेटिव सिस्टम और एरोबिक सिस्टम ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट्स आर कवर्ड, जैसे एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, स्लो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये, सिट्रिक एसिड साइकिल यानी क्रैब साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसको बोलते हैं। देन इसमें आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड फोर्थ इज बीटा ऑक्सीडेशन। यानी एरोबिक मेटाबॉलिज्म से जो एनर्जी मिलती है उसके अंडर में ये चारों सिस्टम आ सकते हैं। अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें, इसको हम ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम और अनएरोबिक सिस्टम ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। इसके अंदर में मेनली 2 सब पॉइंट्स आते हैं, जैसे पायरुविक एसिड, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल, और स्लो ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड जो है दैट इज लैक्टिक एसिड, इसको अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस और फास्ट ग्लाइकोलाइसिस भी बोलते हैं। यानी एरोबिक और अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म में कैसे कैसे बॉडी को एनर्जी मिलती है, या बॉडी के अंदर क्या क्या केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। हमारा मेन टॉपिक है ड्यूरिंग रेस्ट और एक्सरसाइज कौन सा बॉडी का सिस्टम यूज होता है, एरोबिक या एनारोबिक। तो यहाँ पर एक टर्म आएगी BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको आप RMR रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी कह सकते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडेड ड्यूरिंग रेस्ट और व्हेन डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनएक्टिव कब होता है, अप्रोक्सीमेटली व्हेन वी गेट 12 आवर्स रेस्ट। कहाँ से, खाने से। In other words, you can say metabolism after waking in the morning, or you can say fasting when no eating process is going on, or during sleep. उसके अंडर में ये सारी चीजें आएंगी, यानी या तो हम सोने के बाद उठे हो मॉर्निंग में, या हमारा फास्टिंग चल रहा हो यानी कि नो ईटिंग स्टेज हो, या फिर ड्यूरिंग स्लीप, तो हम उसको बोल सकते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग बाय स्किन, heart, kidney, liver, lungs, muscles, brain, sex organs, central nervous system, etc. BMR is sufficient for energy. यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट या RMR जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सफिशिएंट है। उससे हटकर अगर हम वर्कआउट करते हैं, ट्रेनिंग लोड लेते हैं, या कोई एक्सरसाइज करते हैं, या फिर कोई हार्ड वर्कआउट करते हैं, देन वी रिक्वायर एक्स्ट्रा एनर्जी। At rest, the predominant energy system is aerobic system. तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्यूरिंग रेस्ट जो है कौन सा सिस्टम काम करता है, एरोबिक सिस्टम। इट कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू टाइम्ड इंटरवल बाय एनालिसिस द अमाउंट ऑफ एक्सपायर्ड एयर। और ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, देयर इज वन सिस्टम कि हमने कितनी एयर एक्सपायर की, with the help of that we can find out or oxygen consumption. This is the indirect way to measure metabolic energy expenditure or production of heat. ये इनडायरेक्ट मेथड है, यानी कि डायरेक्ट नहीं है। इनडायरेक्टली वी कैन से कि कितनी एनर्जी यहाँ पर हमने खर्च की और हमारी हीट कितनी बनी। एनर्जी सिस्टम ड्यूरिंग एक्सरसाइज, When body moves from rest to exercise, energy demands increases. ये तो सबको ही पता है, जब हमारी बॉडी रेस्ट से
वर्किंग में जाती है, यानी कुछ वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, कोई प्रैक्टिस करते हैं, कोई फिजिकल वर्कआउट करते हैं, तो हमारी बॉडी की एनर्जी डिमांड इंक्रीज होती है, बढ़ती है। This extra energy demand is fulfilled by all energy systems, depends upon the intensity, duration, type of activity and level of fitness. ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनर्जी कितनी चाहिए वो डिपेंड करती है। तो ये है हमारे वर्कआउट की इंटेंसिटी क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, कुछ सेकंड्स है, मिनट्स के लिए है, या जो वर्कआउट है वो कुछ आवर्स के लिए है, और व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी वी आर परफॉर्मिंग एंड द लेवल ऑफ फिटनेस, कि जो प्लेयर एक्टिविटी कर रहा है, स्पोर्ट्स कर रहा है, उसका लेवल ऑफ फिटनेस क्या है। एनर्जी इज सप्लाइड बाय एटीपी टू पावर सेलुलर रिक्वायरमेंट, यानी सेल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एटीपी से एनर्जी बॉडी को मिलती रहती है। When body demand more and more energy immediately, then ATP breakdown generates energy for quick use without oxygen. Energy transfer increases 4 times in transition from sitting to walking. जब हम बैठे हुए हैं और उससे जब हम वॉकिंग स्टार्ट करते हैं तो 4 गुना एनर्जी की डिमांड हमारी बढ़ जाती है। फर्दर ट्रांजिशन फ्रॉम वॉकिंग टू ऑल आउट power sprint increases the energy transfer rate almost 120 times inside the active muscles. और देखिए, जब वॉकिंग से अगर हम कोई हाई एक्टिविटी, हाई ट्रेनिंग लोड करते हैं, फॉर एग्जांपल स्प्रिंट्स की अगर बात करें, तो ये एनर्जी डिमांड हमारी 120 टाइम तक बढ़ जाती है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द प्रीडोमिनेंट एनर्जी सिस्टम डिपेंड ऑन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी एंड फिटनेस लेवल। तो ये चारों ही पॉइंट्स यहाँ काम आएंगे। एनर्जी कंटिन्यूम, और यू कैन से एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स और एक्टिविटी। विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस एक्टिविटी में कौन सी एनर्जी सिस्टम काम आता है, जैसे एरोबिक सिस्टम है या अनएरोबिक सिस्टम है। यहाँ पर एक्टिविटी के साथ में उनका सिस्टम भी मेंशन कर रखा है कि आइस हॉकी में कितना परसेंट एरोबिक आएगा या कितना परसेंट अनएरोबिक सिस्टम काम आएगा, बास्केटबॉल में कितना परसेंट एरोबिक सिस्टम काम आएगा और कितना परसेंट एरोबिक सिस्टम काम आएगा। एक्टिविटी के साथ साथ उनका एनर्जी सिस्टम मेंशन किया हुआ है। जस्ट गो थ्रू द चार्ट, यू विल अंडरस्टैंड। सिंगल एनर्जी सिस्टम इज नॉट यूज्ड बट प्रीडोमिनेंट कैन बी यूज्ड, which depend on the intensity, duration, fitness level, or you can say depend on individual type of activity. अब आप एक बात समझ लीजिए कि सिंगल एनर्जी सिस्टम जो है वो कहीं भी यूज नहीं होता है कि हम प्योरली कह दें भाई एरोबिक सिस्टम काम कर रहा है या एनर्जी का एनर्बिक सिस्टम काम कर रहा है। तो यानी कि कॉम्बिनेशन में भी यूज, और हम ये कह सकते हैं इस समय एरोबिक सिस्टम ज्यादा काम कर रहा है या एनारोबिक सिस्टम ज्यादा काम कर रहा है, या एरोबिक सिस्टम अभी प्रीडोमिनेंट है। एटीपीपीसी सिस्टम इज प्रीडोमिनेंट ड्यूरिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी एक्टिविटीज। अब उसमें कितना आएगा, नो लॉन्गर देन 10 सेकेंड्स। अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम की बात करें, इट इज प्रीडोमिनेंट फॉर हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज। अब हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज कितने समय के लिए हो सकती है, लास्टिंग फॉर 1 मिनट। Aerobic system is predominant in medium to low intensity activities. कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल फॉर अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस यानी लैक्टिक एसिड सिस्टम की बात करें तो ड्यूरिंग मैच ऑफ बास्केटबॉल एट हाई इंटेंसिटी इट मे बी अप टू 40 seconds. At prolonged play, CP stores depleted, then body shifts on anaerobic energy system. Another example of aerobic system during medium to low intensity. For example, again basketball, when ball is out of play and again it comes in and played again. जब बॉल बाहर चली जाती है हम बोलते हैं भाई बॉल इज आउट ऑफ प्ले, और दोबारा जब गेम स्टार्ट करते हैं हाई इंटेंसिटी इज मेंटेन थ्रू आउट दिस ड्यूरेशन. Actually, the energy systems keep changing during sports activities according to intensity, pace, duration, type and level of fitness being performed constantly changing. अभी हमने डिस्कस किया था कि प्योरली कोई भी सिस्टम काम नहीं करता है। सिंगल स्पोर्ट और गेम कैन इन्वॉल्व 85% एटीपी
PC system, 13% anaerobic glycolysis system, and 2% aerobic system as well while sprinting with opponents. अगर हम फुटबॉल की बात करें, कंटिन्यूअसली बॉल लेकर जा रहा है हमारा ओपोनेंट, उसके साथ जब हम स्प्रिंट लगाते हैं, देन इट विल वर्क. At the same time, these energy systems can be involved in different way when intensity drops after such situation. फिर क्या सिस्टम होगा? 30% ATP PC सिस्टम होगा, उसमें 50% एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस विल वर्क एंड 20% एरोबिक सिस्टम. तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन है ये. पहले 85% ATP CP से सिस्टम से एनर्जी सप्लाई हो रही थी, नाउ इट इज चेंजेस टू 30%. वेरी इंपॉर्टेंट टू नो सम ऑफ द पॉइंट्स. BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, और इसको मैंने एक और टर्म बताई थी RMR, स्लोज डाउन ड्यूरिंग डाइटिंग टू सेव एनर्जी एंड टू प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स. बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है स्लो डाउन हो जाता है ड्यूरिंग डाइटिंग, और यू कैन से ड्यूरिंग फास्टिंग टू सेव और बॉडी एनर्जी. Anaerobic exercise also increases BMR of an individual. Food and exercise influences metabolism. Best way to increase metabolism, or you can say expending extra calories, is to gradually increase physical activity or workout. यानी अगर हमें अपना मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करना है तो हमें फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी. फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ एक्सरसाइज का थर्ड सब पॉइंट, that is direct indirect methods of measuring energy cost of exercise. Thanks for watching. Bye bye.